नमस्कार। आज हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की जरा नब्ज टटोलने वाले हैं। खासकर अक्टूबर 2025 की शुरुआत में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स और लेख हैं जो बाजार के रुझान, नए नियम और दिलचस्प आंकड़ों पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारा इरादा है इन सारी जानकारी में से सबसे काम की बातें निकालना, ताकि समझा जा सके कि घर खरीदारों और निवेशकों के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। आज का बड़ा सवाल शायद ये है, क्या भारतीय रियल एस्टेट बाजार आखिरकार खरीदार को ध्यान में रखकर बदल रहा है? बिल्कुल, ये सेक्टर वाकई तेजी से बदल रहा है और ये सवाल बहुत अहम है। आज हम देखेंगे कि बड़े शहरों में क्या तस्वीर बन रही है, लोगों की पसंद कैसे बदल रही है, तकनीक क्या गुल खिला रही है और हाँ, 2025 के नए नियम जमीन पर क्या असर डाल रहे हैं। तो शुरुआत मुंबई से करते हैं। आंकड़े तो कमाल के हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पिछले साल के मुकाबले 32% का उछाल आया है। 12,000 से ज्यादा यूनिट्स रजिस्टर हुई। ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, 32% की बढ़ोतरी मामूली नहीं है। ये बाजार में एक नए जोश का साफ संकेत है। इसे सिर्फ त्योहारी सीजन की रौनक समझना शायद पूरी बात न हो। ये दिखाता है कि लोगों का प्रॉपर्टी में विश्वास लौट रहा है और वे बड़ा निवेश करने से हिचक नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन अर्थव्यवस्था के प्रति एक सकारात्मक नजरिए को भी दर्शाता है। मतलब और क्या ये तेजी सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है या और कहीं भी ऐसा दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार भी काफी गर्म है। वहाँ भी हमें मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में इस तेजी के पीछे क्या वजह काम कर रही हैं? क्या वहाँ भी मुंबई जैसा ही रुझान है? दिल्ली एनसीआर की कहानी थोड़ी अलग है, पर नतीजे वैसे ही उत्साहजनक हैं। यहाँ मुख्य वजह है बुनियादी ढांचा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त निवेश। नई मेट्रो लाइनों का जाल बिछ रहा है, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और सरकार की नीतियां भी आवास विकास को बढ़ावा दे रही हैं। नतीजा, कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि लोग अब उन इलाकों में भी घर खरीदने की सोच रहे हैं जो पहले शायद पहुंच से बाहर लगते थे। इससे डेवलपर्स को भी नए प्रोजेक्ट्स लाने का हौसला मिला है। तो कनेक्टिविटी गेम चेंजर साबित हो रही है। लेकिन बड़े शहरों की इस चमक के अलावा क्या खरीदारों की पसंद में भी कोई बदलाव नजर आ रहा है? हमारे सूत्रों में एक दिलचस्प ट्रेंड का जिक्र है, प्रीमियम और लग्जरी घरों की बढ़ती मांग। खासतौर पर HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, NRI और अच्छी कमाई वाले पेशेवर इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बड़े घर ही सब कुछ है? ये ट्रेंड वाकई दिलचस्प है और इसके पीछे सिर्फ बड़ा घर होने की चाहत नहीं है। महामारी के बाद से लोगों की जीवन शैली और काम करने के तरीके में जो बदलाव आया है, खासकर वर्क फ्रॉम होम कल्चर, उसका इसमें बड़ा हाथ है। लोग अब घरों में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, इसलिए वे ऐसी जगह चाहते हैं जो सिर्फ रहने के लिए आरामदायक न हो, बल्कि काम करने, बच्चों की पढ़ाई और यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी पूरी तरह फिट हो। अच्छा, तो मतलब घर अब सिर्फ घर नहीं रहा, एक मल्टीपर्पज स्पेस बन गया है। बिल्कुल, और यहीं पर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की मांग बढ़ती है। खरीदार अब डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस, बच्चों के लिए अलग स्टडी रूम, बेहतर बैल्कनी, थोड़ी खुली जगह, जिम या एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा जगह की मांग नहीं है, बल्कि स्टेटस और वेलनेस सुविधाओं का एकीकरण है, जो पहले शायद सिर्फ वीकेंड होम या हॉलिडे प्रॉपर्टीज में सोचा जाता था, अब प्राइमरी घरों का हिस्सा बन रहा है। ये मानसिकता में गहरा बदलाव दिखाता है। और आपने HNI और NRI का जिक्र किया, क्या वे भारतीय बाजार को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं? हाँ, निश्चित रूप से। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता, बेहतर रिटर्न की उम्मीद और रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती पारदर्शिता, खासकर रेरा जैसे नियमों के बाद, विदेशी निवेशकों और NRI को काफी आकर्षित कर रही है। लग्जरी प्रॉपर्टीज उनके लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाजार सिर्फ अमीरों के लिए अच्छा हो रहा है? औसत खरीदार के लिए क्या तस्वीर है? ये एक जरूरी सवाल है। जहां एक तरफ लग्जरी की मांग बढ़ रही है, वहीं एक और अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। मांग का दायरा फैल रहा है। ये सिर्फ मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है।
अब टियर 2 शहरों और अच्छी कनेक्टिविटी वाले उपनगरों में भी जबरदस्त मांग देखी जा रही है। ये तो काफी अहम बात है। पारंपरिक रूप से तो सारा ध्यान हमेशा बड़े शहरों पर ही रहता था। हाँ, टियर 2 शहरों में इस बदलाव की क्या वजह है? इसके कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे टियर 2 शहर तुलनात्मक रूप से ज्यादा किफायती लगते हैं। लोगों को कम बजट में बड़ा और बेहतर घर मिल जाता है। दूसरा, जैसा हमने दिल्ली एनसीआर के मामले में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। कई टियर 2 शहरों में भी एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे नेटवर्क सुधर रहा है, बेहतर ट्रेन कनेक्टिविटी हो रही है। और तीसरा, हाइब्रिड वर्क कल्चर। अब जब बहुत से लोगों को रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रही, तो वे बड़े शहरों की भीड़ भाड़, प्रदूषण और महंगी जिंदगी से दूर बेहतर जीवन शैली वाले छोटे शहरों या उपनगरों में बसने को तरजीह दे रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। यानी काम करने की आजादी लोगों को रहने की जगह चुनने की ज्यादा आजादी दे रही है। और इन सब बदलावों के बीच तकनीक का क्या रोल है? आजकल वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर, डिजिटल पेमेंट, एआई आधारित प्रॉपर्टी सिफारिशें, ये सब सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है। क्या ये वाकई जमीन पर असर डाल रही हैं? तकनीक का असर अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुका है, और ये बहुआयामी है। वर्चुअल टूर को ही लीजिए। खरीदार घर बैठे बिना यात्रा किए दर्जनों प्रॉपर्टीज का मुआयना कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनका समय और पैसा बचता है, बल्कि वे ज्यादा विकल्प देख पाते हैं। एआई एल्गोरिदम खरीदार की जरूरतों, पसंद और बजट को समझकर ज्यादा सटीक और पर्सनलाइज्ड प्रॉपर्टी सुझाव दे सकते हैं, जो शायद पारंपरिक ब्रोकर न दे पाए। तो घर खोजना आसान हो गया, लेकिन क्या खरीदने बेचने की प्रक्रिया में भी तकनीक मदद कर रही है? हाँ, और शायद यही तकनीक का सबसे बड़ा असर दिख रहा है। डिजिटल पेमेंट से लेन देन तेज और ज्यादा पारदर्शी हो गया है। लेकिन इससे भी क्रांतिकारी है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, जिसमें ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लॉकचेन का मतलब है एक ऐसा डिजिटल बही खाता जिसे बदला या हैक नहीं किया जा सकता। इससे जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर या धोखाधड़ी लगभग नामुमकिन हो जाती है, जो भारत में प्रॉपर्टी विवादों का एक बड़ा कारण रहा है। मतलब रिकॉर्ड ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो रहे हैं। और डेटा एनालिटिक्स, उसका क्या फायदा है? डेटा एनालिटिक्स डेवलपर्स और निवेशकों को रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स, कीमतों में उतार चढ़ाव, मांग वाले इलाके और प्रॉपर्टी के प्रकार समझने में मदद करता है। इससे वे ज्यादा सोचे समझे फैसले ले पाते हैं। खरीदारों को भी इसका फायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें बाजार की मौजूदा स्थिति और भविष्य के अनुमानों के बारे में ज्यादा विश्वसनीय जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर तकनीक पारदर्शिता बढ़ा रही है और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बना रही है। ये तो हुई बाजार और ट्रेंड्स की बात। अब जरा नियमों के पहलू को देखते हैं। सुनने में आया है कि 2025 में कुछ नए या अपडेटेड प्रॉपर्टी कानून लागू हुए हैं। ये खरीदारों के लिए कितने अहम हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि इनमें खरीदार सुरक्षा पर जोर है। बिल्कुल सही। फोकस खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। सबसे अहम बदलावों में से एक है प्रोजेक्ट में देरी या रद्द होने पर सख्त मुआवजे के नियम। पहले ये एक आम समस्या थी कि प्रोजेक्ट सालों तक लटके रहते थे और खरीदार फंसे रहते थे। तो अब क्या बदला है? अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो खरीदार क्या उम्मीद कर सकता है? नए नियमों के तहत अगर डेवलपर तय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है, तो उसे खरीदार को एक निश्चित दर से मुआवजा देना होगा, जो अक्सर खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि पर ब्याज के रूप में होता है। कुछ मामलों में खरीदार को पूरा पैसा वापस लेने का विकल्प भी मिल सकता है। इससे डेवलपर्स पर समय पर डिलीवरी का दबाव काफी बढ़ा है और उन्हें ज्यादा जवाबदेह बनाया गया है। ये तो खरीदारों के लिए बड़ी राहत की बात है। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डिजिटलीकरण के बारे में आपने बताया, ब्लॉकचेन, आधार लिंकिंग, क्या ये प्रक्रियाएं वाकई आसान हुई हैं? हाँ, डिजिटलीकरण का मकसद प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जो पहले एक जटिल, कागजी और समय लेने वाला काम था, अब काफी हद तक ऑनलाइन हो गया है। अनिवार्य आधार लिंकिंग से पहचान का सत्यापन आसान और पुख्ता हो गया है। ब्लॉकचेन समर्थित रिकॉर्ड्स, जैसा हमने पहले बात की, जमीन के मालिकाना हक को लेकर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में एक बड़ा कदम है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सूत्र ये भी बताते हैं कि इसे जमीनी स्तर पर अपनाने में खासकर छोटे शहरों या कम तकनीक प्रेमी लोगों के लिए क्या चुनौतियां आ रही हैं?
किसी भी बड़े बदलाव को पूरी तरह लागू करने में वक्त लगता है और कुछ शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, खासकर ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में, एक चुनौती हो सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हर जगह एक समान नहीं है। हालांकि सरकार इन चुनौतियों से वाकिफ है और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए मदद मुहैया कराना। लेकिन हाँ, इसे पूरी तरह सुगम बनाने में अभी थोड़ा और काम बाकी है। मतलब पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश तो है। क्या डेवलपर्स को भी अब ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है? बिल्कुल, पारदर्शिता नए नियमों का एक और अहम स्तंभ है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत डेवलपर्स को प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, जैसे सभी सरकारी मंजूरियां, बिल्डिंग का लेआउट प्लान, काम पूरा होने की अनुमानित तारीख, कारपेट एरिया वगैरह, सार्वजनिक रूप से रेरा की वेबसाइट पर डालनी होती है। अगर वे कोई गलत जानकारी देते हैं या अहम जानकारी छिपाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। और रेरा में 2025 में क्या नया है? ये तो पहले से था। रेरा को 2025 के अपडेट्स में और मजबूत किया गया है। प्रोजेक्ट अनुपालन के नियम और सख्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है एस्क्रो खातों का ज्यादा कड़ाई से पालन। इसका मतलब है कि खरीदारों से लिया गया कम से कम 70% पैसा एक अलग बैंक खाते में रखना होगा और डेवलपर उसे सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, किसी और काम के लिए नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि खरीदारों का पैसा डाइवर्ट ना हो और प्रोजेक्ट फंड की कमी से ना अटके। अच्छा, मतलब पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगेगा। जी, एक और बहुत बड़ी बात है ढांचागत दोषों यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए 5 साल की वारंटी। अगर घर खरीदने के 5 साल के अंदर बिल्डिंग के मूल ढांचे जैसे कॉलम, बीम या छत में कोई कमी निकलती है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी। यह खरीदारों को गुणवत्ता के प्रति एक बड़ी सुरक्षा और आश्वासन देता है। सोचिए, 5 साल की वारंटी, ये कुछ साल पहले तक अकल्पनीय था। तो रेरा अब एक तरह से रियल एस्टेट के लिए एक ज्यादा सख्त रेफरी या अंपायर बन गया है, जो सुनिश्चित करे कि खेल नियमों के हिसाब से हो और खरीदार के साथ नाइंसाफी न हो। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर हम इन सभी नियमों, मुआवजा, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, मजबूत रेरा, एस्क्रो खाते, वारंटी को एक साथ देखें तो ये सब मिलकर खरीदारों का विश्वास बढ़ाने और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा संगठित, पेशेवर और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। ये उस शुरुआती सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं कि क्या बाजार खरीदार केंद्रित हो रहा है, और संकेत काफी हद तक सकारात्मक है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, हमने देखा कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त तेजी है। खरीदारों का रुझान बदल रहा है, प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग बढ़ी है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर और बेहतर सुविधाओं की चाहत का बड़ा हाथ है। साथ ही मांग सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं, टियर 2 शहरों और उपनगरों में भी फैल रही है, जिसकी वजह किफायती दाम, बेहतर इंफ्रा और हाइब्रिड वर्क मॉडल है। तकनीक घर खोजने से लेकर खरीदने तक हर कदम पर प्रक्रिया को बदल रही है, उसे आसान और पारदर्शी बना रही है। और सबसे अहम, 2025 के नए नियम और मजबूत हुआ रेरा खरीदारों को पहले से कई ज्यादा सुरक्षा, पारदर्शिता और अधिकार दे रहे हैं, जैसे देरी पर मुआवजा, डिजिटल रिकॉर्ड्स और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स पर वारंटी। सही कहा। ये सारे बदलाव मिलकर एक ऐसे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर पेश करते हैं जो तेजी से परिपक्व और आधुनिक हो रहा है। यहाँ तकनीक को अपनाया जा रहा है, नियमों का पालन ज्यादा सख्ती से हो रहा है और सबसे बढ़कर खरीदार की जरूरतों और सुरक्षा को पहले से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ये न केवल खरीदारों के लिए बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी एक ज्यादा भरोसेमंद बाजार का संकेत है। तो इन स्रोतों की गहराई में जाके ये साफ दिखता है कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर अक्टूबर 2025 में एक अहम मोड़ पर है। टेक्नोलॉजी, नियम और खरीदारों की प्राथमिकताएं इसे नई शक्ल दे रही हैं। निश्चित रूप से सेक्टर ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बन रहा है, जो लंबी अवधि में इसकी सेहत के लिए अच्छा है। एक स्थिर और भरोसेमंद बाजार हमेशा सभी के हित में होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है,
चाहे कोई घर खरीदने की सोच रहा हो या निवेश करने की। बाजार के इन बदलते समीकरणों, ट्रेंड्स और नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे आगे सोचा जा सकता है। जैसे जैसे तकनीक का दखल बढ़ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है और लग्जरी सेगमेंट पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्या इसका असर औसत खरीदार के लिए घरों की पहुंच यानी अफोर्डेबिलिटी पर पड़ेगा? क्या ये नई तकनीकें और सख्त नियम लागत बढ़ा रहे हैं या फिर वे प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बनाकर कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये संतुलन किस तरफ झुकता है। क्या विकास समावेशी रहेगा? बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है और इस पर नजर बनाए रखनी होगी। आज की इस दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद।